जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 अप्रैल। क्या है हेडलाइंस? हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हमारी पे पेंशन होगी क्रेडिट, क्या इसके साथ आपका डीए और डीआर बढ़ा हुआ एरियर होगा या नहीं होगा? तो आगे कब होगा? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की क्या रिपोर्ट है और आगे क्या संभावना है? इसके ऊपर केंद्रीय कर्मचारी संगठन आखिर क्यों है नाराज और उनका प्रोटेस्ट कब है? कई चीजों को लेकर अब सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं क्योंकि सब लोग नाराज है। ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। और ये आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनका एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है कि अब बहुत सारी एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब है, कहां पर है, कितनी सैलरी, क्या है क्राइटेरिया, और आज 1 अप्रैल से क्या क्या नियम बदले जाएंगे, कौन सी चीजें सस्ती, और आप सबसे बड़ी टैक्स रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है अब इलाज आपका होगा सस्ता, हर जिले में एक सरकारी हॉस्पिटल होगा, और इसकी बड़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने घोषणा की। और एक बेटी, भारत की बेटी कह रही कि पुलिस जितना गंदा डिपार्टमेंट कोई नहीं है, मेरी मम्मी के साथ दुराचार हो रहा है, मैं फौज में चली जाऊंगी लेकिन पुलिस में नहीं जाऊंगा। यहां भेड़िए हैं, भेड़िए जरा आपको सुनना होगा, शेयर करना होगा ताकि इन पुलिस वालों को और सरकार को पता चले कि लोगों का परसेप्शन क्या है इस पुलिस के आगे। और मैं बात करूंगा, एक ट्रेन एक्सीडेंट आज फिर हुआ, भयंकर हादसा हुआ, आग लग गई और जितने पायलट थे, स्टाफ थे, वो सारे ईश्वर को प्यारे हो गए। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे हमारे पास मैसेज आया था कि आपकी जो पेंशन है 1 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगी, और उसमें सीधा सीधा मैसेज लिखा था कि आपका पीपीओ नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और कितना अमाउंट होगा, और जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, जरा चेक कर लीजिए। अब उस अमाउंट में जो है वो आपकी बेसिक पेंशन है और उसके साथ 53% डीए, 55% डीए नहीं लगेगा। उसके हिसाब से जो मैसेज है उसको चेक करना, और लगभग 11 बजे तक सबकी पेंशन आ जाएगी। ये बड़ी राहत की बात है। और अब मैं बात करूंगा आगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बकाया यानी डीए एरियर भुगतान की कब तिथि, अपेक्षित राशि और अधिक जानकारी। दोस्तों, सभी हमसे पूछ रहे थे क्या एरियर आएगा, और इसके अंदर इंटरनल जो कार्रवाई होती है उसका एक ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से निकलता है, फिर सेना अलग से डीए के लिए निकालती है, डीआर के लिए निकालती है, उसके बाद आपके खाते में आता है। और इस कार्रवाई के लिए उतना समय नहीं था, इसीलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बड़ी कंजूस टाइप की बढ़ोतरी का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा, बात सबको पता है। कर्मचारियों को कम मिलेगा डीए का एरियर। इस बार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान थोड़ी देर से हुआ है। आमतौर पर सरकार होली या दिवाली से पहले ऐलान करती है, लेकिन इस बार जनवरी जून के लिए बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के आखिरी दिनों में हुआ है। इसका मतलब है कि आपको डीए आपकी अप्रैल में 3 महीने का डीए एरियर मिलेगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया मिलेगा। और पिछले 7 वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे कम डीए वृद्धि है। आपने देख लिया 8वें वेतन आयोग पर उन्होंने परिचर्चा की, परिचर्चा में ऐसी घुंडी डाली कि लोग परेशान हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही। और अगला वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में भी उन्होंने बीच में रायता फैला दिया है कि भाई अब इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। यानी 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जो लोग लागू होंगे उन्हें 8वें वेतन आयोग उन पेंशनर्स को मिलेगा, पीछे वालों को नहीं मिलेगा। हाहाकार मचा है, तबाही मची है, लोग बाग बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन आप रक्षा पेंशन भोगियों, शुक्र है कि आपको इस दायरे में अभी तक घसीटा नहीं है, ये शायद इनकी मेहरबानी है। लेकिन इस बात को लेकर कहा है कि 7 वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी तक 3 और 4 की बढ़ोतरी करती आ रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2.99 के चक्कर में सरकार ने अपना 1% डीए बचा लिया और कर्मचारियों का 50 से 53 और 53 से अब 55% हो गया, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी हम सभी को पता है, 2% से आपके में कितनी वृद्धि होती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आगे क्या होगा? सरकार जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर नवंबर 2025 में करेगी, यानी 8वें वेतन आयोग से पहले आपको एक डीए मिलेगा। इसके बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसको मूल वेतन में जोड़ा जाए या फिर ये शून्य होगा। ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद होगा। सरकार ने अपनी बात पूरी क्लियर कर दी है कि नहीं, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के बाद आपका डीए पूरा का पूरा 50% नहीं, पूरा का पूरा मर्ज कर दिया जाएगा
और डीए कितना पहुंचेगा, लगभग आप समझ सकते हो 59 से 60% आपका डीए पहुंचेगा, जैसे कि आप जान सकते हो। फिलहाल अप्रैल में मिलने वाला बढ़ा हुआ डीए 3 किस्तों के साथ। और फिर आपकी नजरें हैं 8वें वेतन आयोग पर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की समिति के सदस्यों के नाम टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद 18 महीने का आपको करना होगा इंतजार। उसके बाद आयोग अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजेगा और सरकार कितनी मंजूरी देती है, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, जैसे कि सभी बिल्कुल अब हर कोई कह रहा है, 4 फिगर सबने रखे 1.92, 2.08, 2.28, 2.57, जो कि फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है उन्होंने अपने उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कह चुकी कि सरकार यहीं पर रखेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग ये सरकार दोगुना आपकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर खबर, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कवर किया। अब मैं बात करता हूं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मेरे भाई रिटायरमेंट होके आए, वैकेंसी अवेलेबल फॉर मार्च 2025। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा पोजीशन, यानी किस पोजीशन पे कितनी पोस्ट है, रैंक और एज क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन कहां है, सैलरी क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल उनके आगे AWPOR ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर दिए, आप संपर्क कर सकते। PSO की ड्यूटी है और उसमें क्राइटेरिया भी सबका लगभग सेफ वन क्राइटेरिया है, 45 से 50 सबकी एज है, आप JCO है, NCO है। लोकेशन इसमें दी है तो आप सिक्योरिटी गार्ड है, रिलायंस के अंदर है, और पेट्रोल पंप के ऊपर है, रेलवे गेटमैन के ऊपर है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, व्हीकल मैकेनिक के ऊपर है। तमाम तरीके की उन्होंने ये वैकेंसी दी है। यदि किसी भाई को ये आप समझ सकते हो वैकेंसी अवेलेबल मार्च 4 ये लेटर चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम भेजेंगे, और आप इसके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 1 अप्रैल से बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, यानी आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के बाद बदलाव आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो उसके अंदर पिछला जो 31 मार्च का लेखा जोखा हो गया है, सबसे पहले आपको जो देना होगा वो है टैक्स। अब नई टैक्स रिज्यूम क्या है, पुरानी टैक्स रिज्यूम क्या है, उसमें जो स्लैब्स क्या है वो आपको समझने होंगे। यानी नया बजट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को सरकार ने जो बजट पेश किया था उसका इंप्लीमेंटेशन आज से शुरू हो गया है। आयकर छूट, सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाते हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा समय समय पर मिलता है। बदलाव जो आज से लागू हो रहे हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव, 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया टैक्स स्लैब, यानी पुराना टैक्स स्लैब था जो कि 3 लाख तक 0% था, नया अब 4 लाख तक 0% हो गया है। पुराना 3 लाख से 7 लाख तक 5% था, अब 4 लाख से 8 लाख तक 5% हो गया है। पुराना 7 से 10% था, 8 से 12 अभी 10% हो गया है। पुराना 10 लाख से 12 लाख 15% था, अब 12 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक 15% है। पुराना 12 से 15 20% था, अब 16 से 20% है। 15 लाख से ज्यादा 30% था, अब 20 लाख से 24 लाख तक 25, और 24 लाख से जो ज्यादा है वो 30% है। यानी मैं कहूं कि न्यू टैक्स रिजिम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है, तो आपको 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और TDS लिमिट की सीमा बढ़ी है 6 लाख तक, और TCS लिमिट की सीमा जो विदेश में पढ़ाई करते हैं 10 लाख तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा आपको, और तमाम तरीके यूलिप कैपिटल गन टैक्स 2.5 लाख तक माफ किया है। सस्ता महंगा कस्टम ड्यूटी बदलने के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट शुरू किए, और तमाम चीजें जो कि 1 अप्रैल से लागू है, यह मैंने आपके सामने रखी। अब मैं बात करूंगा गृह मंत्री जी का जबरदस्त बयान। उन्होंने कहा है कि देश में अब ऐसा समय आ गया और ऐसी सरकार है जिससे आप उम्मीद कर सकते हो। माननीय मोदी जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा अब हर जिले में एक सरकारी अस्पताल होगा। देश में 7 एम्स थे, ये 7 में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे। कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी। इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए, और आज 2024 में 23 एम्स है। वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई। 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए, और 1,15,000 सीटें हो चुकी है, और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले हैं। 2 लाख सीटें, हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर
देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आए हैं। पीजी की सीट 31,000 थी, उससे बढ़कर 73,000 हुई। अब जब ये 85,000 सीटें हम बढ़ाएंगे तो अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। मित्रों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब मेडिकल की कॉलेज की मैं बात करता हूं, 387 से 766 हुए, तब आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ने की सुविधा बढ़ी है। ऐसा नहीं है। जब एक मेडिकल कॉलेज चलता है तो हम सब रूल्स जानते हैं कि एक फ्री अस्पताल चलाना पड़ता है और 14 के 14 विभाग वो अस्पताल में रखने पड़ते हैं, क्योंकि छात्र को पढ़ाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब हुआ इस देश में 766 संपूर्ण अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज करने वाले बनाने का काम हो चुका है, जो हमारे हर जिले में, देश के 750 जिले में 766 अस्पताल बने हैं। और भाजपा शासित सभी राज्यों का संकल्प है कि मिनिमम हर जिले में एक अस्पताल बना। एक मेडिकल कॉलेज राजधानी में के अंदर 3 है तो नहीं गिना जाएगा। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा और फ्री अस्पताल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार लाई। हर जिले में सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल की तौर पे काम करेगा, यानी वहां पर सारी चीजें फ्री होंगी। और उन्होंने कहा है कि किसी को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा। और उसके साथ उन्होंने तमाम तरीके के मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर बनाने की घोषणा की, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, मुझे पुलिस में नहीं जाना, बहुत गंदगी है, बहुत दरिंदे हैं पुलिस में। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं कि पुलिस में मत जाइए, फौज में जाइए, डिफेंस में जाइए, इज्जत है, सम्मान है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं जाना है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। मैं डिफेंस की कोई भी जॉब कर लूंगी, नॉन डिफेंस कर लूंगी, बट पुलिस नॉट एट ऑल। मेरा यूपी पुलिस का क्रैक भी हुआ था, पर मुझे नहीं जाना है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं? बिल्कुल नहीं। और मैं सजेस्ट करूंगी लड़कियों को कि मत आओ। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। यहाँ हर एक दरिंदा भूखा है, खासकर अधिकारी। अगर मुझ पे इस मामले में कोई मुझसे कहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं आज जितनी भी पुलिस वाली कांस्टेबल हो, महिलाओं हो, वो मेरी बात सुन रही होंगी ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि लड़की सही बोल रही है। मेरी मम्मी डिप्टी जेलर है, उनके कंधे पे 3 स्टार है, कोई उठाई गिर ऑफिसर नहीं है। वो 28 साल की मेहनत है उनकी, जो आज उनको 3 स्टार लगे हैं। कुछ कोई पैसा दे के भर्ती नहीं हुई है। वो सचिवालय में भी पहले काम कर चुकी है, बहुत मुश्किल से वो यहाँ पे आई है। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान जाने महिला कांस्टेबल के साथ क्या ही होता होगा। आप भी थे साथ में, आप उनके वकील हैं। और यहां तो अधिकारी ही आपका शोषण करेंगे। उन्होंने कहा है मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। ये बेटी बड़े अंदाज से कह रही है, बोला मेरी माँ डिप्टी जेलर हैं, 3 स्टार हैं, बोला उठाईगिरी अफसर नहीं, 28 साल में मेहनत करके ईमानदारी से भर्ती हुई है। उनके साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है तो कांस्टेबल का क्या हाल होगा? जरा चेत जाइए। सरकार को सीधा संदेश है, ये पढ़े लिखे बच्चे और आपकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और गंदगी है तब कह रहे हैं गंदगी है, लेकिन किसी के माई के लाल में इतनी दम नहीं हुई कि इसने पुलिस को सुधार पाया हो। कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रशासन हो, लेकिन पुलिस बेलगाम होती जा रही है। और पुलिस बिल्कुल, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गंदगी। इस बेटी का वीडियो देखिए। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, आप समझ सकते हो, मालगाड़ी सामने से भीषण भिड़ंत होती है, आग लग जाती है और उनका स्टाफ पायलट की मौत हो जाती है। आखिर कहां हुई चूक, यह है जांच का विषय। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।